हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSR PCB क्लासेस पर स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं एक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड में हर साल रिपीटेड होता है। तो हम देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो होता है एकांक धनावेश को पूरे पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर जितना ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे स्मॉल ई या कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। चाहे यहाँ पर स्मॉल ई लिख सकते हैं, चाहे कैपिटल ई लिख सकते हैं। तो कह रहा है सेल को देखिए एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर जितना ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो देखिए मान लेते हैं चूंकि परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित करने पर सेल में जो होता है डब्लू ऊर्जा व्यय होती है। मान लेते हैं परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित करने पर सेल में डब्लू ऊर्जा व्यय होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल में डब्लू बटा क्यू ऊर्जा व्यय होती है। एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल में डब्लू बटा क्यू ऊर्जा व्यय होती है और इसीलिए एकांक आवेश को ही क्या कर लेंगे यहाँ पर ई। तो ई बराबर हो जाएगी डब्लू बटा क्यू। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है ई बराबर हो जाएगी डब्लू बटा क्यू। ये विद्युत वाहक बल का हमारा हो जाएगा परिभाषा। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो देख लेंगे मात्रक डब्लू यह है कार्य और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ लिख देंगे जूल। और ये देखिए आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसलिए इसका लिख देंगे जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। और इसको वोल्ट भी कहते हैं, चाहे इसको वोल्ट लिख दें तो यहाँ पर लिख देंगे वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। हाँ, तो इसमें देखेंगे ये हो जाएगा सेल का टर्मिनल विभवांतर। ये भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे ये कहता परिभाषा एकांक धनावेश को केवल बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर जितना ऊर्जा व्यय होती है या सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर V कहते हैं। इसमें देखेंगे जो होगा इसमें हो जाएगा केवल बाह्य परिपथ, इसमें केवल हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर में केवल बाह्य परिपथ हो जाएगा। और जबकि सेल का विद्युत वाहक बल जो है उसमें हो जाएगा पूरे परिपथ में। केवल इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब परिभाषा भी समान है और इसका मात्रक भी समान है और सूत्र भी इसका समान ही होगा। तो केवल ई के स्थान पे इसमें वी आ जाएगा बस। तो इसमें देखेंगे एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर होता है और इसमें जो होता है एकांक धनावेश को हो जाता है केवल बाह्य परिपथ में। तो देखेंगे एकांक धनावेश को केवल बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर जितना ऊर्जा व्यय होती है या सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर V कहते हैं। अब देखेंगे चूंकि क्यू आवेश को प्रवाहित करने पर सेल को डब्लू कार्य करना पड़ता है, चूंकि क्यू आवेश को प्रवाहित करने पर सेल को डब्लू कार्य करना पड़ता है, तो इसलिए देखेंगे एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल को डब्लू बटा क्यू कार्य करना पड़ता है। सेल को डब्लू बटा क्यू कार्य करना पड़ता है। तो इसको यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा एकांक आवेश को ही हम लोग कहे हैं V, तो V बराबर हो जाएगा डब्लू बटा क्यू। ये वाला हमारा हो जाएगा फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा V बराबर डब्लू बटा क्यू। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं, या करके लिखें स्लैश नहीं, या वोल्ट। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब देखिए इसमें ई भी है, वही एक समान है, डब्लू बटा क्यू जीरो ई बराबर है और इसमें वी बराबर भी डब्लू बटा क्यू जीरो। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ई बराबर वी। आवश्यकता पड़ने पर ई के स्थान पर हम वी लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। तो ये हो गया हमारा दोनों। अब इसका अगर इस क्या नाम है अंतर लिखना देखें तो ये भी अंतर हो जाएगा। अगर अंतर पूछेगा तो यहाँ पर लिख देंगे सेल का, देखिए यहाँ पर केवल इतना सा डिफरेंस कर देंगे, ये हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर केवल बाह्य परिपथ में हो जाएगा और जबकि सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है पूरे परिपथ में लागू होता है, इसलिए वहाँ पर पूरे परिपथ कर देंगे, इसमें विद्युत वाहक बल कर देंगे। विद्युत वाहक बल में पूरे परिपथ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा केवल बाह्य परिपथ में, बाकी इसका डिफरेंस हो जाएगा एक ही सेम होगा, लिख देंगे। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप लोग तैयार जरूर रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड में आने के बहुत ही अधिक चांसेस होते हैं और ये बोर्ड में कई बार आ भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा।
ये जो हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर ई और धारा में संबंध, ये देखेंगे हम, इसमें निकालेंगे संबंध। तो इसके लिए हम परिपथ बनाते हैं पहले। तो एक हो जाएगा विद्युत परिपथ हमारा हो जाएगा, तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। देखिए ये वाला हो जाएगा हमारा प्रतिरोध, जिसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बाह्य प्रतिरोध। उसके बाद बनाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विद्युत वाहक बल हमारा हो जाएगा कैपिटल ई। उसके बाद ये वाला हमारा हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, इसको बना देंगे। ठीक है, अब देखिए ये विद्युत वाहक बल है, चूँकि यहाँ धनात्मक होगा, यहाँ ऋणात्मक होगा, और धारा जो होती है धनात्मक सिरे से प्रवाहित होती है, इसलिए इसको धारा ऐसे दिखाएंगे, धारा ये प्रवाहित हो रही है। ये वाला हो जाएगा हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम एक बंद कर देते हैं, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध बना दे रहे हैं। आंतरिक प्रतिरोध को ऐसे ही दिखाया जाता है बंद करके डॉटेड लाइनों से। ठीक है, तो इसका विभवांतर जो हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसका विभवांतर देखें तो v हो जाएगा, अगर इसका विभवांतर देखेंगे तो भी v होगा, इसका संपूर्ण विभवांतर भी हो जाएगा। अब देखेंगे परिपथ में क्या कह रहा है, पहले हमें ज्ञात करेंगे धारा। अब लिखेंगे परिपथ में कुल धारा, परिपथ या सेल लिखेंगे, परिपथ या सेल में कुल धारा, सेल में लिख देते बहने वाली कुल धारा, सेल में बहने वाली कुल धारा बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये जो हो जाएगा विद्युत वाहक बल संपूर्ण परिपथ के लिए लागू होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल धारा, यहाँ पर हो जाएगा कुल धारा, सॉरी यहाँ पर कुल हो जाएगा विद्युत वाहक बल, धारा क्या ज्ञात ही करते हैं, कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा विद्युत वाहक बल। चलिए कुल विद्युत वाहक बल, और बटे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पर देखेंगे एक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, और स्मॉल प्रतिरोध जो हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध जिसे कहते हैं स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर देखेंगे पहले धारा, कुल धारा हो जाएगी आई, केवल एक ही धारा प्रवाहित हो रही परिपथ में, तो यहाँ पर लिख देंगे आई। और देखेंगे यहाँ पर जो कुल विद्युत वाहक बल है, केवल विद्युत वाहक बल एक ई ही है, इसको ई से व्यक्त करते हैं, विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई। तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई। और इसका देखेंगे अगर कुल प्रतिरोध देखें तो एक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध, जो कि बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल आर, और चूँकि जो है एक आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, तो यहाँ पर लिख देंगे आर प्लस कैपिटल आर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये बाह्य प्रतिरोध हो गए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखेंगे ओम के नियम से, लिखेंगे यहाँ पर ओम के नियम से, यहाँ पर लिख देंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से लिखेंगे आई बराबर होता है, आई बराबर होता है वी बटा आर। तो यहाँ पर चूंकि लिख देंगे वी बराबर हो जाता आई आर। ओम का नियम याद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया देखिए ट्रिक हो जाएगा, इसको यहाँ से ऐसे बनाएंगे एक त्रिभुज, तीनों सूत्र यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे वी और नीचे लिख देंगे आई आर हो जाएगा। इसमें लिखेंगे आई, इसमें लिख देंगे आर। अगर देखिए हमें v के लिए फार्मूला ज्ञात करना होगा विभवांतर, तो v बराबर हो जाएगा i इंटू आर, नीचे यहाँ पर गुणा कर सिंबल रहेगा, i इंटू आर हो जाएगा। अगर i के लिए हमें ज्ञात करना हो तो i बराबर होता है v और बटे आर, तो देखिए ये वाला हो जाएगा, बटे का साइन हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा v बटे आर। यदि हमें r का ज्ञात करना हो जाएगा मान, तो r बराबर हो जाएगा v बटे आई। अब यहीं से ज्ञात कर लेंगे इसी त्रिभुज से, ऐसे बना कर रखिएगा दिमाग में, और ऐसे ही इसी से ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है आई बराबर हो जाता है, देखिए आई है, आई बराबर होता है वी बटे आर, तो यहाँ पर भी वी बटे आर है। यहाँ पर देखिए वी है, वी बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पर देखिए वी है, वी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कराएंगे, इसमें भी देखिए आई है और इसमें भी देखिए आई है, दोनों में आई है, तो क्या करेंगे जब तुलना कराएंगे तो आई हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैंसिल, तो यहाँ पर लिख देंगे ई बटा, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर हो जाएगा वी बटा आर हो जाएगा। अब देखेंगे क्या करेंगे, ये आर को जो है यहाँ पर आर को इधर से क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा ई आर हो जाएगा, और जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा
वी आर लिखते हैं, वी हो जाएगा और कैपिटल आर हो जाएगा, और प्लस देखते हैं ये वी का गुणा हो जाएगा स्मॉल आर में, तो हो जाएगा वी हो जाएगा और स्मॉल आर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, देखिए आर इसमें भी है कैपिटल और इसमें भी कैपिटल आर है, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा ई कैपिटल आर माइनस हो जाएगा ई वी आर बराबर हो जाएगा वी हो जाएगा और स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हो जाएगा ई माइनस वी हो जाएगा और बराबर लिख देंगे वी हो जाएगा और आर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, चूँकि आंतरिक प्रतिरोध के कारक क्या करेंगे, हम इसको ज्ञात करने के लिए वी को क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो आर हो जाएगा, ई माइनस वी हो जाएगा अपान हो जाएगा, क्योंकि जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा वी हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, या तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं, आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, ई हो जाएगा माइनस, इसको पहले इधर लाइनिंग खींच दें, ई बराबर हो जाए यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी अपान क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। अब चूंकि देखेंगे इसमें दोनों में वी है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, एक से जब भाग करेंगे कट हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ई, यहाँ पर लिख देंगे माइनस वन अपान हो जाए, अपान नहीं केवल इसी के अपान लगेंगे वी, यहाँ पर लिख देंगे आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई अपान वी हो जाएगा -1, ये वाला हमारा हो जाएगा फार्मूला। आंतरिक प्रतिरोध के लिए ये वाला हो जाएगा फार्मूला। अगर इसका मात्रक भी देखेंगे तो इसका मात्रक भी यही हो जाएगा ओम, क्योंकि प्रतिरोध चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे बाह्य प्रतिरोध हो, इसका भी मात्रक हो जाएगा ओम, यहाँ पर लिख देंगे ओम, इसका मात्रक हो जाएगा। हाँ, अब देखेंगे टर्मिनल विभवांतर के लिए जो फार्मूला प्राप्त करेंगे तो समीकरण 1 से प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो हमारा था आई बराबर था, यहाँ पर था ई हो जाएगा, ई था, उसके बाद क्या था बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर था, ये था। अब इसमें क्या करेंगे, हम ई को देखेंगे, ई को ज्ञात करेंगे, इधर करेंगे पहले, तो इसको जब उधर करेंगे तो हो जाएगा आई आर हो जाएगा और हो जाएगा आई स्मॉल आर हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे समीकरण 2 से, फिर यहाँ पर देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा है ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे आई आर तो हमारा है ही, तो यहाँ समीकरण 2 से पहले देखेंगे वी का मान ज्ञात करेंगे, वी बराबर हो जाता है आई आर होता है, क्योंकि अभी हमने ऐसे बताया है कि त्रिभुज से यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, बनाएंगे त्रिभुज, ऊपर लिखेंगे वी और नीचे लिखेंगे आई आर। वी का मान हमें ज्ञात करना, तो वी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर, तो वी बराबर आई इंटू आर हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे ये जो वी का मान है यहाँ पर रख देंगे आई आर के मान में, ठीक है, वी का मान जो है आई आर के मान में रख देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा वी प्लस क्या हो जाएगा आई आर, ई बराबर वी प्लस आई आर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है वी का मान टर्मिनल विभवांतर, तो वी बराबर ज्ञात कर लेंगे, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा ई माइनस आई आर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखिए ये कैपिटल प्रतिरोध का जो मान हो, हाँ तो यहाँ पर देखेंगे जो v बराबर होता है आई आर होता है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिख देंगे v लिख देंगे, तो v लिख दिए, और देखिए स्मॉल आई और स्मॉल आर बचा है तो आई हो जाएगा इंटू स्मॉल आर, ये हो जाएगा। अब v के स्थान पर जो वो लिख रखे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा v को देखें, v को हम ज्ञात करेंगे तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो e हो जाएगा माइनस आई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अगर चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं ई बराबर हो जाएगा वी, ई बराबर वी होता है, अभी हमने आपको बताया ही है, तो इसका स्थान पर इसका स्थान भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो इसके लिए आप ये फार्मूला निकाल लेंगे। अगर इसका मात्रक देखेंगे जो हो जाएगा विभवांतर है, क्योंकि इसका मात्रक विभवांतर ही होगा, विभवांतर या इसको लिख देंगे वोल्ट, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, इसका मात्रक ये हो जाएगा। और ये डेरिवेशन हमारा हो गया समाप्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार जरूर रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का नियम, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ का कहता है किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। देखिए बीजगणितीय योग को हम क्या करते हैं सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और हो जाएगा आई, सिग्मा आई बराबर होता है 0, तो इसको आप लिखेंगे, और ये नोट नंबर 1 इसको क्या करेंगे याद करके रखेंगे, तभी ये नियम लग पाएगा। देखेंगे
संधि की ओर आने वाली धाराएं जो होती है, समस्त धाराएं जो होती हैं धनात्मक होती हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। जितनी भी संधि की ओर धाराएं आएंगी वो धनात्मक होंगी और जितने संधि से दूर जाएंगी वह ऋणात्मक होंगी। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ बनाएंगे, उसके माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें लिख देते हैं, देखिए एक धारा इधर से आ रही है और एक धारा, देखिए ये बनाएंगे परिपथ, ऐसे बना देंगे, चाहे जैसे आप बना लेंगे। चलिए इधर हो जाएगा, हम 5 बना लेते हैं, या तो चलिए इतने बना लेते हैं 6। तो मान लीजिए एक धारा इधर से आ रही है, मान लेंगे हो जाएगा I1, और ये भी धारा इधर से जा रही है, हो जाएगा I2, और ये धारा इधर से देखिए ये वाला हो जाएगी हमारी, ये भी आ रही है I3 हो जाएगी, और ये दूर जा रही है I4, और ये भी आ रही है तो हो जाएगी I5, और ये दूर जा रही है तो हो जाएगा I6। इसको अपने अनुसार आप मान भी सकते हैं, या मान लेंगे ये हो जाएंगी तारें, ये हो जाएगा बिंदु O हो जाएगा। ये तार मान लेते हैं, 4-5 तार ऐसे एक ही स्थान से जुड़े हैं, ठीक है। और इधर से धाराएं आ रही हैं, यहाँ पर ये भी देखिए इसमें भी धाराएं आ रही, I1 I2 I3 और I5, ये धाराएं क्या हो संधि की ओर आ रही हैं। और देखिए I4 और I6 जो हो जाएगी धाराएं संधि से दूर जा रहे हैं। तो क्या है सिग्मा, यहाँ पर है सिग्मा I बराबर होता है 0, यहीं से निकालेंगे हम सूत्र इसका। तो हो जाएगा संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग, अर्थात हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्लस I3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और एक धारा आ रही है I5, तो यहाँ पर लिख देंगे I5, उसके बाद लिखेंगे माइनस, अर्थात ये धाराएं दूर जा रही हैं तो दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस I4 हो गया, I4 हो जाएगा, और माइनस देखिए I6 हो जाएगा, I6 ये हो जाएगा। अब इसको जब पक्षांतर कर देंगे बराबर 0, अर्थात सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो इसको 0 से व्यक्त कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा I1 धन I2 धन I3 हो जाएगा और धन I5 हो जाएगा, बराबर जब इसको पक्षांतर करेंगे हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर लिख देंगे I4 प्लस I6, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। जितनी भी धाराएं रहेंगी आप उसके अनुसार इसका क्या करेंगे, फार्मूला बना सकते हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी, सूत्र हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखेंगे नोट नंबर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा नोट नंबर 2 हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 2 के क्या कहते हैं, इसमें देखेंगे यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ तो देखेंगे नोट नंबर जो 2 हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन विकल्प में पूछा जाता है। तो ये देखेंगे नोट नंबर 2 में, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यह मतलब हो जाएगा ये जो प्रथम नियम है इनका, किरचॉफ का प्रथम नियम जो हो जाएगा आवेश संरक्षण, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है, ये हो जाएगा नोट नंबर हमारा 2। तो यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद परिपथ या लूप के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हमने यहाँ पर लिखा विभवांतर, आप जो है यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं, देखिए चूंकि V बराबर होता है IR, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ या लूप के सिरों में, तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध और धारा के गुणनफल जो होता है, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल उसके परिपथ में क्या, हाँ उसके परिपथ में विद्युत वाहक बलों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पर हमने जो हो जाएगा विभवांतर कह दिया डायरेक्टली, V बराबर IR आ गया इसमें, और यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिरोध तथा धारा का जो गुणनफल होता है उसके बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बीजगणितीय योग को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा हो जाएगा, और प्रतिरोध यहाँ देखिए डायरेक्ट हम विद्युत वाहक बल को E भी लिख सकते हैं,
ठीक है। ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा आई आर, ऐसे लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए अब आई आर यहाँ पर डायरेक्टली हमने लिख दिया, इसके स्थान पर यहाँ पर हम वी भी लिख सकते हैं। वी बराबर होता है आई आर, तो विभवांतर के स्थान पर ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम में नोट नंबर 1 देख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता नियम और लूप नियम भी कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है घुमा के, द्वितीय नियम पूछेगा, कभी वोल्टता नियम करके पूछेगा, तो कभी लूप नियम करके भी पूछेगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही नियम है। तो अभी इसको हम चलिए परिपथ द्वारा समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे नोट नंबर 2, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे तभी ये क्या नाम है द्वितीय नियम लगेगा किरचॉफ का। तो हो जाएगा धारा की दिशा में चलने पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल को धनात्मक तथा धारा के विपरीत दिशा में चलने पर विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है आप लोग नोट किए रहिएगा, क्योंकि अभी यही पॉइंट लगेगा। तो चलिए हम एक परिपथ बनाते हैं। एक परिपथ बना लिए। चलिए यहाँ पर हो जाएगा विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल जोड़ दिए। उसके बाद एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक प्रतिरोध हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आएगा एक विद्युत वाहक बल और जोड़ देंगे। उसके बाद एक प्रतिरोध और जोड़ देंगे, एक बंद पास बन गया। और ये हम बनाते हैं दूसरा बंद पास। दूसरे बंद पास में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये बंद कर देंगे। ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1 और ये प्रतिरोध हमारा हो जाएगा R1। और ये हो जाएगा दूसरा हमारा विद्युत वाहक बल E2 हो जाएगा और ये प्रतिरोध R2 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा R3। और इसमें बहने वाली जो धाराएं हो जाएंगी, देखिए R1 है तो इसमें हो जाएगी I1 और इसमें भी I1 ही धाराएं आएंगी I1। और इसमें जो बहने वाली धाराएं हो जाएंगी I2 हो जाएंगी। और ये जब दोनों यहाँ पर संधि हो जाएगी, संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर धाराएं शून्य हो जाएंगी। उसके बाद जो हो जाएंगी दोनों धाराएं मिलकर यहाँ पर आ जाएंगी I1 धन I2 हो जाएंगी। इधर जो धाराएं आएंगी I1 धन I2 हो जाएंगी। और ऐसे ही आकर ये धाराएं ऊपर चली जाएंगी। फिर देखिए तो इधर हो जाएंगी धाराएं, फिर यहाँ से बढ़ के दो धाराएं हो जाएंगी, इधर I2 आ जाएंगी, उधर I1 आ जाएंगी, I2 आ जाएंगी। अब देखिए हम परिपथ में किधर से चलेंगे, ये हो जाएगा धनात्मक सिरा हो जाएगा विद्युत अपघट्य का, ये ऋणात्मक हो जाएगा। ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो विद्युत अपघट्य के हम धनात्मक सिरे से चलते हैं तो धारा की दिशा इधर से ही चलती है। कहीं पर देख लेंगे जहाँ पर ये विद्युत अपघट्य होगा या ये बड़ा वाला सिंबल होगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये छोटा वाला। तो ये बड़े वाले सिंबल की तरफ से धाराएं हमारी चलती हैं। तो विद्युत अपघट्य का ये धनात्मक सिरा हो जाएंगे तो इधर से धाराएं चलेंगी, इधर भी देखिए है तो इधर से धाराएं चलेंगी। तब यहाँ पर इसको परिपथ का नाम दे देते हैं ए बी हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे सी डी, ये लिख देंगे ई और यहाँ लिख देंगे एफ। ABCDF ये परिपथ हो जाएगा। चूँकि ये जो इनका नियम है बंद पास के लिए लागू होता है, तो बंद पास या बंद परिपथ कह सकते हैं इसको। तो देखिए ABF और ई में, तो बंद परिपथ या बंद पास में देखेंगे हम ABEF में, तो यहाँ पर लिख देंगे बंद लूप। चलिए लिखते हैं बंद लूप। लूप में कौन सा लूप है, ABEF, तो यहाँ पर लिख देंगे ABEF। ठीक है, इसमें लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे में। अब देखिए ये जो इनका नियम कहता है, नियम कहा है सिग्मा ई बराबर हो जाएगा सिग्मा आई इंटू आर, ये हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करें, ये दोनों नियम बराबर है, चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें, दोनों एक बात ही है। अब लिखते हैं I1, चूँकि धारा है तो धारा हो जाएगी I और उसके बाद प्रतिरोध लिख देंगे R1। चूँकि ऐसे इसमें देखेंगे जो प्रतिरोध हो जाएगा R1 हो जाएगा, उसके संगत क्या हो जाएगा, धारा I1 हो जाएगी। और इधर जब चलेंगे, देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं तो इसको धनात्मक ले रहे हैं। अब इसके बाद ये वाला जो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आएंगे प्रतिरोध है, इसके विपरीत दिशा में चलेंगे। ये धारा इधर आ रही तो हम इसके उल्टा चलेंगे, ये ऐसे आएंगे, इधर आएंगे। उसके बाद फिर ये इधर आएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विद्युत अपघट्य के विपरीत जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो माइनस के कारण हमारा हो जाएगा I2 हो जाएगा, इसमें धारा I2 बह रही है और प्रतिरोध R2 है, तो I1 R2 हो जाएगा। बराबर लिखेंगे यहाँ पर, देखिए विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा, विद्युत वाहक जो बल हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे E1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा E1। और जो कि विद्युत वाहक बल जो यहाँ पर है
प्लस E2 है। तो इसको जब विपरीत चल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं तो हो जाएगा E2। तो ये वाला हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब इसी के आधार पर देखेंगे, चूंकि यहाँ पर देखेंगे इसमें जब हमने ऊपर बताया है नोट नंबर 2 में, धारा की दिशा में चलने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। तो देखिए ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा में इधर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिए E1 धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए ये धारा की विपरीत दिशा में इधर जा रहे हैं उल्टा, चूंकि इधर से धारा बह रही है तो इसके विपरीत दिशा में जब जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिखेंगे। तो दूसरे परिपंथ की विद्युत वाहक बल ऋणात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक ले लिए। ये चूंकि E2 है तो E2 हो जाएगा ऋणात्मक, तो इसको घटा दिए। और ये जो कि धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये भी जो हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, इसके लिए इसको लिख दिए माइनस। अब लिखेंगे बंद पास में, देखें बंद पास दूसरे में, ये मान लीजिए बंद पास 1 हो जाएगा, ये बंद पास 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास, चलिए लिख देते हैं बंद पास 2। कौन सा है, EFCD लिखेंगे, EFCD में बंद पास EFCD हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे जो धारा की दिशा हो जाएगी, हम इधर से चलेंगे, ये विद्युत अवघट्ट इधर से धारा की दिशा आ रही है और यहाँ पर धारा कौन सी आ रही है, I1 और I2 आ रही है। पहले यहाँ पर जब मिलेंगी दोनों धाराएं तो यहाँ पर शून्य हो जाएंगी इसका बीजगणितीय योग। उसके बाद ये I1 I2 मिलके चल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे I1 और लिखेंगे I2, I1 I2 चल रही हैं, ठीक है। और इसमें लिखेंगे जो प्रतिरोध हो जाएगा R3 हो जाएगा। देखिए तो ऐसे चलेंगे, प्रतिरोध हो जाएगा R3, प्रतिरोध जब R3 हो जाएगा तो इसको लिख देंगे R3। अब प्रतिरोध R3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब ये धारा की दिशा में ही अब तक चल रही है, धारा की दिशा में कोई विद्युत वाहक बल है नहीं, तो ये धारा की दिशा में चल रही है, ऐसे ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, घूम के जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I2, इसमें I2 धारा बह रही है, देखिए I2 धारा बह रही है और ये हो जाएगा संगत प्रतिरोध हो जाएगा R2 बराबर, देखिए इसमें केवल एक ही विद्युत वाहक बल है तो यहाँ पर केवल लिखेंगे एक ही R, अर्थात हो जाएगा E2। ये विद्युत वाहक बल लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। ये किरचॉफ के नियम के दोनों फार्मूले हो जाएंगे जो कि इसी पर सवाल लगते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे एक नोट नंबर और देखेंगे जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये विकल्प में पूछा जाता है, ये नोट हो जाएगा जो ये वाला जो हमारा नोट हो जाएगा, नोट नंबर 3, नोट नंबर हो जाएगा 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार विकल्पों में पूछा गया है। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे नोट नंबर जो 3 हो जाएगा हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विकल्प में ही पूछा जाता है। किरचॉफ के देखिए द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसको आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि ये विकल्प में ही पूछा जाता है, एक नंबर नहीं तो चला जाएगा। ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब देखेंगे अगला जो हमारा आ जाएगा हीट स्टेन सेतु। हीट स्टेन सेतु के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला प्राप्त करेंगे। हाँ तो देखेंगे ये जो हो जाएगा हीट स्टेन सेतु जो हो जाएगा किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम पर आधारित हो जाएगा, एक परिपथ हो जाएगा जिसमें देखेंगे क्या होता है, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं PQRS से हो जाएंगे जो कि समांतर चतुर्भुज के अनुदिश लगे होते हैं, और जिसमें क्या होती है एक कुंजी यहाँ पर लगी होती है और यहाँ पर भी एक कुंजी लगी होती है और जिसमें I1 धारा बहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारा हीट स्टेन सेतु। अब इसमें देखेंगे संतुलन की अवस्था के लिए हम सूत्र प्राप्त करेंगे। तो संतुलन की अवस्था हमारा जो होता है P बटा हो जाता है Q बराबर होता है R बटा होता है S, ये हो जाएगी हमारा संतुलन की अवस्था। और संतुलन की अवस्था में जो होता है Ig का मान जो हो जाता है 0 होता है, संतुलन की अवस्था में Ig का मान जो होता है 0 होता है। हाँ तो संतुलन की अवस्था के लिए जो हमारा सूत्र होता है ये होता है P बटा Q बराबर R बटा S होता है। और इसमें Ig का मान, Ig मतलब ये हो जाता है गैल्वेनोमीटर। इसमें भी देखिए ये दो तरह से बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं यहाँ से, कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे ही बना देते हैं, तो दोनों परिपथ एक ही है। तो Ig हो जाएगा जो इसमें बहने वाली धारा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा Ig, करंट हो जाएगी जो बहने वाला Ig हो जाएगी। तो इसका मान जो होता है 0, अर्थात जब Ig का मान 0 हो जाएगा तो चाहे अब इस परिपथ को लगाएं या निकाल देते हैं तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके देखिए संतुलन की अवस्था के लिए हम सूत्र जो प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में अब यहाँ पर देखेंगे हम परिपथ 1 में, इसको मान लेते हैं बंद परिपथ हमारा 1 हो जाएगा, ये बंद परिपथ मान लेंगे हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर दो धाराएं आ रही हैं, इधर से चलेंगे धाराएं तो यहाँ पर दो भागों में बट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा I1 और इधर आ जाएंगे I2।
यहाँ पर बढ़ने के लिए इधर भी बढ़ जाती धाराएं, जबकि इसका मान क्या संतुलन की अवस्था में 0 है, तो इधर धाराएं आएंगी नहीं, तो I1 ही धाराएं उधर भी चली जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हो जाएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो क्या कह रहा है द्वितीय नियम, हो जाएगा I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और इसके साथ संगत जो प्रतिरोध लगा है P1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा और P, I1 P हो जाएगा, बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसी परिपथ में जब इधर से आएंगे तो धाराएं इसके विपरीत जा रही हैं, देखिए विद्युत वाहक बल के, तो यह हो जाएगा माइनस हो जाए, हाँ इसको डायरेक्टली लिख देंगे, हो जाएगा I2 और हो जाएगा R2, I2 हो जाएगा, R हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा बंद पास एक में देखेंगे ABDA में, तो बंद पास ABDA में देखेंगे तो जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम जब लगाएंगे तो इसमें बहने वाली धारा देखिए I1 हो, तो यहाँ पर लिख दिए I1 हो जाएगी हमारा, और इसके साथ संगत प्रतिरोध जो हो जाएगा P हो जाएगा, और लिखेंगे जब ये देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं, अब ये धारा की जब इसमें जो आएगा IG का मान होता है 0, इसलिए IG को हम डायरेक्टली छोड़ देते हैं, क्योंकि जो धारा आएगी वो भी 0 हो जाएंगी। अब देखिए जब इसमें चलेंगे इधर से तो धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम ऋणात्मक ले लेंगे, ऋणात्मक लेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2 लेंगे, इसके साथ संगत प्रतिरोध जो हो जाएगा हमारा R है, तो R ले लेंगे, बराबर लिख लेंगे इसको 0, चूँकि इसमें जो है देखिए विद्युत वाहक बल एक भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 0। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा I1 P बराबर हो जाएगा I2R हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए थे I1 P बराबर I2R, तो अब यही फार्मूला आएगा, तो इसको पहले माइनस करेंगे, उसके बाद पक्षांतर कर देंगे। अब लिखेंगे बंद पास, दूसरे में देखेंगे बंद पास देखेंगे BCDB में, यहाँ पर लिखने बंद पास BC हो जाएगा, D हो जाएगा और B में। अब बंद पास BCD में जब देखेंगे तो इसमें देखिए बहने वाली धारा आई ही आ रही, चूँकि यहाँ पर जो आएंगी IG का मान हो जाएगा 0, तो कुछ धारा यहाँ व्यय होगी नहीं, तो वहीं पर ही जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे I1 और संगत प्रतिरोध हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा Q, I1 Q हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे माइनस, चूँकि देखिए धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है, इधर से जो धारा आएगी फिर उसके बाद इधर जाएगी धाराएं, तो धारा की जब इधर विपरीत दिशा में आएंगे, देखिए ये धारा इधर जा रही है, तो इसके विपरीत हमें इधर दिशा में आ रहे हैं, तो इस विपरीत आ रहे हैं, तो इसलिए लिख लेंगे इसको माइनस, और इसमें धारा कौन सी बह रही है I2 हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे I2, यहाँ पर लिख देंगे I2, और इसके साथ संगत प्रतिरोध हो जाएगा S, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2 ऐसे लिख देंगे, या तो लिखेंगे I1 बराबर लिखेंगे I1 Q बराबर लिख देंगे I2S, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, बराबर 0 के बराबर था हमारा, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करने पर, अब लिखेंगे समीकरण 1, डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2, तो तथा समीकरण 2 से समीकरण 2 का मान हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा I1 P हो जाएगा, और बटा हमारा हो जाएगा I1 Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा I2R बटा हो जाएगा हमारा I2S हो जाएगा। समीकरण 1/2 कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखें, समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, चाहे वो लिखें चाहे ये लिखें। तो देखिए जब भाग करेंगे तो I1 कैंसिल हो जाएंगे, इधर I2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा P बटा Q बराबर बचेगा R बटा S, यही है संतुलन की अवस्था। इसमें लिख देंगे चूँकि लिख देंगे IG बराबर हो जाएगा 0, ये IG का जो मान हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे संतुलन की अवस्था में जो सूत्र आता है हमारा P बटा Q बराबर R बटा S आ जाता है। यही है हीट एक्सचेंज हेतु, जिस पर सवाल भी पूछे जाते हैं, पिछली बार पूछा गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो हो जाएंगे बोर्ड में बार बार आते हैं। तो जैसे कि देखेंगे इसका जो PDF हो जाएगा आप लोगों को हमारा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।